जानकी जी, आज हम दोनों के लिए चाय मैं बनाकर लाया हूँ। बहुत अच्छी हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप भी खिली है। मौसम का आनंद लेते हुए साथ बैठकर चाय पियेंगे, जैसे वर्षों पहले पिया करते थे। अजी, आप भी ना आज एक साथ चाय पीने का शौक कहाँ से पैदा हो गया? हमारी दोनों बहुएं देखेंगी तो क्या बोलेंगी? अपनी उम्र का तो लिहाज करो। अरे जानकी जी, शायद आप भूल रही हैं, आज हमारी शादी की सालगिरह है। इतना तो हक हमारा भी बनता है कि अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिता सकें। बूढ़े हो गए तो क्या, आखिर है तो एक दूसरे के जीवन साथी, एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार। इतना सुनते ही जानकी जी के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई, लेकिन अगले ही पल छत की चारपाई पर लेटे हुए राम प्रसाद जी का यह स्वप्न बारिश की तेजी से बरसती हुई बूंदों ने तोड़ दिया। एक ही झटके में वे अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गए। बारिश की बूंदों से कहीं चारपाई और उस पर बिछी हुई चादर गीली ना हो जाए, ये सोचकर कपकपाते हाथों से सब कुछ अंदर रखने लगे। लेकिन उन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान कहाँ थी। धीरे धीरे सब काम करते हुए वे लगभग पूरे भीग चुके थे। गीले कपड़े पहने हुए ही राम प्रसाद जी लाठी की टेक और लड़खड़ाते कदमों के साथ सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गए। उनका शरीर ठंड लगने के कारण कपकपा रहा था। उन्होंने छोटी बहू को आवाज लगाते हुए कहा, बहू, एक कप चाय तो बना दो, बहुत ठंड लग रही है। बाबूजी, अभी इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, थोड़ी देर बाद देती हूँ। थोड़ी देर बाद उनका छोटा बेटा रमेश नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कुर्सी पर बैठकर बाबूजी इंतजार करने लगे कि बहू मेरे लिए चाय लेकर आएगी, लेकिन सुबह के 10 बज गए थे। अब तक वो उनके भीगे हुए कपड़े भी सूख चुके थे, लेकिन बहू कमरे से बाहर ही नहीं आई। अपने पोते प्रियांशु के हाथ बहू को चाय बनाने का संदेश भी भिजवाया, लेकिन फिर भी प्रियांशु ने आकर बताया, दादाजी, मम्मा अभी फ़ोन पर बात कर रही हैं, थोड़ी देर में आकर चाय देगी। लेकिन देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया। बहू अभी तक फ़ोन पर ही चिपकी हुई थी। अपनी माँ के साथ बात करने के चक्कर में बहू रोज चाय को देर कर देती है। वे अकेले में बड़बड़ाने लगे। अभी 1 वर्ष पहले की ही बात थी कि शादी की 35वीं सालगिरह पर राम प्रसाद जी और उनकी पत्नी जानकी जी एक दूसरे के साथ बिताए समय के लिए भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे थे और अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि भगवान ने उन्हें भरा पूरा परिवार दिया। लेकिन शायद उनकी खुशियों को खुद की ही नजर लग गई। कुछ ही दिनों बाद जानकी जी को डेंगू नामक बीमारी ने ऐसा घेर लिया कि उनकी जान ही ले ली। तुम कहाँ चली गई जानकी, मुझे इस क्रूर भरी दुनिया में अकेला छोड़कर, सोचते हुए विरवासे से हो गए। आधा घंटा और बीतने के बाद बहू कप में चाय भरकर अपने ससुर जी के आगे रख दी। पहले घूंट पीते ही दिल से आवाज आई, फिर से वही उबला हुआ पानी। कितनी बार बहू को कहा है कि चाय में सौंफ, अदरक या इलायची डाल दिया करे, और ज्यादा कुछ नहीं तो तुलसी के 2 पत्ते ही डाल दो तो मेरे मन को तृप्ति मिल जाती। लेकिन बहू ने तो जैसे ठान रखा था कि कभी मेरी पसंद की चाय मुझे बनाकर देगी ही नहीं। कोई चाय हुई भला, उबला हुआ पानी और ढेर सारी चीनी और पत्ती दूध के नाम पर एक घूंट। कितनी बार कहा है, मैं डायबिटीज का मरीज हूँ तो मीठा थोड़ा कम डाला करो। बहू सुबह का नाश्ता देर से देती है तो कम से कम चाय के साथ बिस्कुट या ब्रेड ही दे देती, पेट को भी थोड़ी संतुष्टि मिल जाती। लेकिन यहाँ तो सोचते सोचते ही राम प्रसाद जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वे चाय के साथ साथ आंसू भी पी गए और मन महसूस कर रह गए। सोचने लगे, बहू को कहने का भी क्या फायदा, जवाब तो मालूम है। जैसा भी बन रहा है चुपचाप खा पी लिया करो और राम नाम की माला जपा करो। ज्यादा टोका टाकी करने की आवश्यकता नहीं है। राम प्रसाद जी के 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद दोनों बेटों में ने 2 मंजिला घर का बंटवारा कर लिया। ऊपर के 2 कमरे छोटे बेटे बहू ने ले लिए और नीचे के 2 कमरे बड़े बेटे बहू ने ले लिए। राम प्रसाद जी और उनकी पत्नी का जो कमरा हुआ करता था उसमें भी बच्चों का सामान रखकर उसे बच्चों का कमरा ही बना दिया गया। दलील ये दी गई थी कि अब माँ जी तो है नहीं और बाबूजी का इतना सामान नहीं है कि एक पूरा कमरा घेर कर बैठे। बाबूजी, अब आपको इतने बड़े कमरे की क्या आवश्यकता है? छोटा बेटा रमेश बोला तो बड़े बेटे महेश ने भी रजामंदी देते हुए कहा कि अकेले पिताजी तो छोटे कमरे में भी रह सकते हैं। अपनी पत्नी जानकी जी के जाने के बाद से दोनों बहुओं की आपस में खुशर फुसर होती देखकर राम प्रसाद जी को कुछ ऐसी ही बात का अंदेशा तो पहले ही लग चुका था, वरना यही दोनों बहुएं होती थीं जो एक दूसरे का चेहरा देखकर भी खुश नहीं थीं। लेकिन अपने ससुर को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकने के लिए दोनों ने हाथ मिला लिया था। दोनों बेटों ने राम प्रसाद जी का पलंग छत पर बने छोटे से कमरे में रख दिया। पहले से ही एकाकीपन की मार झेलते हुए राम प्रसाद जी के
अकेलेपन को दोनों बेटों ने अपने इस फैसले से दोगुना कर दिया। बाबूजी गर्मियों में तो खुली छत पर चारपाई पर ही सो जाते थे और सर्दियों में जैसे तैसे छोटे कमरे में लगे पलंग पर रात गुजार लेते। वो छोटा सा कमरा और भी छोटा हो जाता जब बहुएं दिवाली की सफाई करने के उपरांत फालतू का सामान भी वहां पहुंचा देती। उनकी पत्नी को मरे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि दोनों बेटे बहुएं अलग अलग रहने लगे और राम प्रसाद जी को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया। 2 बहुओं में बाबूजी की 3 वक्त की रोटी कैसे बांटी जाए, इस सवाल का बड़ा ही अनोखा और नायाब हल निकाला गया कि बाबूजी को 2 वक्त की रोटी ही दी जाएगी। सुबह की चाय और रोटी छोटी बहू के यहाँ से मिलेगी और शाम की चाय और रात के वक्त का खाना बड़ी बहू के यहाँ से दिया जाएगा। छोटी बहू थी कि सुबह का चाय नाश्ता भी उन्हें तरसा तरसा कर देती थी, क्योंकि रोज रोज सुबह अपनी माँ के साथ 1 घंटा बात करना उसके लिए बेहद जरूरी था। कभी कभी तो राम प्रसाद जी अपना सब्र खो बैठते और गुस्से में कह उठते, बहू मुझे खाना तो समय पर दे दिया करो। तो छोटी बहू 2 टूक जवाब देकर अपना मुंह बंद कर देती, उनका मुंह बंद कर देती। अपने ससुर की उम्र की तो जरा भी परवाह नहीं करती थी। नाश्ता मिलने के बाद जब तक रात का खाना मिलता तब तक राम प्रसाद जी अधीर हो उठते थे और बड़ी बहू थी कि 2 रोटी से ज्यादा बनाने में भी उसे तकलीफ होती थी। उस खाने से उनका पेट भी नहीं भर पाता। शाम के समय भूख से तड़पते हुए राम प्रसाद जी सोचने लगे कि बहू को कुछ कहता हूँ तो उल्टा 4 बातें सुना देती है कि अपनी उम्र में खाने पर लगाम लगाओ, इतना खाना अच्छी बात नहीं है। और फिर आप कोई काम करने थोड़ी जाते हैं, इतना खाना खाओगे तो पचना मुश्किल हो जाएगा और यदि बीमार पड़ गए तो हमसे सेवा ना हो पाएगी। चलते फिरते ही इस दुनिया से जाइएगा ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। हैरानी की बात तो ये थी कि दोनों बहुएं अपने ससुर जी को ये सब बातें उनके बेटों के सामने भी सुना दिया करती थीं और मजाल है कि पत्नी व्रता बेटे अपनी पत्नियों का विरोध कर दें। अपनी बहुओं के मुंह से ऐसे तीखे बोल सुनकर राम प्रसाद जी भरी आंखों के साथ वापस अपने कमरे में लौट गए। कमरे में रखी अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करने लगते। देख लिया जानकी तुमने, तुम्हारे बेटे क्या दिन दिखा रहे हैं मुझे। जब तक तुम मेरे साथ थी मेरे आत्मसम्मान पर आज तक न आने देती थी, मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। तुम्हारा साथ था तो जीवन में आने वाली परेशानियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी, लेकिन तुम्हारे जाने के साथ साथ मेरा जीवन भी बिखर कर रह गया। कोई भी आकर मुझे कुछ भी सुना देता है और मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ। जैसा खाना तुम्हारी बहू मुझे देती है मैं चुप करके खा लेता हूँ। फिर भी ऐसे ताने, अब तो केवल शरीर का ढांचा मात्र हूँ। मेरी जान तो उसी दिन निकल गई थी जिस दिन तुम मुझसे जुदा हुई थी। मुझे मालूम है कि मेरी ऐसी हालत देखकर तो चैन तो तुम भी नहीं पाती होगी। राम प्रसाद जी सोचने लगे, जब मेरी पेंशन आती है तो दोनों बेटे उसी पर लपक पड़ते हैं और आपस में आधी आधी बांट लेते हैं। उन्हें अपने हक का तो पता है लेकिन फर्ज निभाना नहीं जानते। अभी तो मेरी पेंशन घर में आ ही रही है, तब भी बेटे बहू का ये हाल है। अगर पेंशन भी ना होती तो ये लोग न जाने मेरा क्या हाल करते। राम प्रसाद जी सोचने लगे कि उम्र होने के बावजूद जानकी ने सारा घर संभाला हुआ था। जब तक मेरी पत्नी घर संभाल रही थी, घर का सारा काम करते हुए भी उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई थी। कितना ध्यान रखती थी दोनों बेटों का। किसी बेटे को एक सब्जी पसंद न होती तो झट से दूसरी बनाकर हाजिर कर देती थी, लेकिन खाली पेट न सोने देती थी। अपने बेटों की शादी से पहले तक तो बेटे भी बहुत मान सम्मान देते थे। हमें अपने बेटों को श्रवण कुमार की संज्ञा देते हुए मैं फूली न समाता था। हमेशा कहता था, देखना जानकी जी, हम दोनों को अपना बुढ़ापा बहुत सुख में काटेंगे। इतने अच्छे संस्कार जो दिए हैं हमने, अपने बेटों को अपने भविष्य के बारे में सुनहरे सपने सजाते थकते ना थे हम दोनों पति पत्नी। उसके बाद दोनों बेटों की शादियां हो गईं। बहुएं तो बड़ी तेज तर्रार थीं, लेकिन अपनी सास का पूरा मान करती थी, या यूं कहें कि इज्जत देने का ढोंग किया करती थी, क्योंकि उनकी सासू माँ ने पूरा घर जो संभाल रखा था, आधे से ज़्यादा काम वो किया कराया मिलता था, लेकिन फिर भी पूरा परिवार खुशहाल था। फिर अचानक एक दिन डेंगू के बुखार ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। आज भी वो रात याद है उन्हें जब जानकी जी 104 डिग्री बुखार में तप रही थी। दर्द के कारण सर फटा जा रहा था। उनका कितना कहा था उन्होंने अपने दोनों बेटों को कि अपनी माँ के लिए बुखार की दवा ला दे, लेकिन दोनों ही बेटों ने यही कहकर टाल दिया कि अभी कोई दुकान खुली ना होगी। लेकिन सरकारी डिस्पेंसरी तो दिन रात खुली रहती है ना। इस बात का भी उन पर कोई असर न हुआ। शायद नींद उन्हें अपनी माँ से ज़्यादा प्यारी थी। सुबह जाकर ला देंगे, आप भी सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए, कहकर दोनों बेटे वापस सो गए। आधी रात को पैदल चलकर मैं जानकी के लिए दवाई लेकर आया था, लेकिन जब घर पहुंचकर देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जानकी तो मेरा इंतज़ार करते करते इस दुनिया से ही विदा हो गई। उसके जाने के बाद तो जैसे मैं लवारिस ही हो गया हूँ। ये लोग इतना भी नहीं सोचते कि जब तक जी रहा हूँ 2 रोटी तो खाऊंगा ही ना। क्यों मेरी 2 रोटियाँ भी इन लोगों को आज भारी लग रही हैं।
अपनी पत्नी की तस्वीर के साथ बातें करते करते राम प्रसाद जी की कब आँख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए राम प्रसाद जी सुबह और शाम के समय पार्क में जा बैठते। वहाँ हम उन लोगों के साथ बैठकर उनका थोड़ा दिल भी बहल जाता था। एक दिन वे और उनके दोस्त जब पार्क में बैठे हुए थे तो श्यामलाल जी बोले, आज बहू गट्टे की सब्जी बना रही है। क्या बताऊं, गट्टे की सब्जी तो इतनी स्वाद बनती है कि दिल नहीं भरता, पेट भले ही भर जाए। श्यामलाल जी ने जैसे ही गट्टे की सब्जी का जिक्र किया तो राम प्रसाद जी की आंखों में चमक आ गई। गट्टे की सब्जी तो मेरी पत्नी जानकी भी बहुत अच्छी बनाती थी। पत्नी के साथ साथ जिंदगी के सारे स्वाद भी चले गए। अब तो बहुओं को बनाने को कहता हूँ तो कहते कहते उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। फिर अपने दिल में समेटकर बात को संभालने का असफल प्रयास करते हुए कहने लगे, वैसे खाना तो छोटी बहू भी अच्छा बनाती है। पर इस पर श्यामलाल जी बोले, अरे राम प्रसाद, आज तो मेरे साथ मेरे घर चलो, हम एक साथ खाना खाएंगे। बहुत मना करने पर भी श्यामलाल जी नहीं माने और जिद करके राम प्रसाद जी को खाना खिलाने के लिए अपने घर ले गए। खाना खाकर राम प्रसाद जी के दिल को बहुत संतुष्टि मिली। पर 1-2 दिन बाद ही उनकी बड़ी बहू राम प्रसाद जी के कमरे के बाहर आकर चिल्लाने लगी, बाबूजी, आपने तो हम लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रख दी। शर्म नहीं आई आपको ऐसे कांड करते हुए? अपनी नहीं तो कम से कम अपने बेटों की ही इज्जत का ख्याल कर लिया होता। मोहल्ले भर में नाक कटवा कर रखती आपने तो हमारी। राम प्रसाद जी जो हैरानी से अपनी बहू की बातें सुन रहे थे बोले, लेकिन बहू, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना चिल्ला रही हो? अच्छा, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे आपको मालूम ही नहीं कि आपने क्या किया है। अभी अभी काम वाली बाई बता कर गई है कि आप अपने दोस्त के यहाँ खाना खाते हैं। बड़ी बहू ने कहा तो उसके सुर में सुर मिलाती हुई छोटी बहू भी बोली, क्या हम आपको खाना नहीं दे रहे थे जो पड़ोसियों के घरों में मुंह मार रहे हैं? दुनिया क्या सोचेगी कि बेटे बहू मिलकर इन्हें 2 समय की रोटी भी नहीं खिला सकते। दोनों बहुओं की खरी खोटी बातें सुनकर राम प्रसाद जी का कलेजा मुंह को आने लगा। उन्हें स्वयं को भी लगने लगा कि शायद उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अपराध की भावना के कारण वे कुछ बोल न पाए और दुखी दिल के साथ वापस अपने पलंग पर बैठ गए। फिर अगले ही पल सोचने लगे कि यदि मुझे अपने घर में भरपेट खाना मिलता तो मैं किसी और के घर खाना खाने क्यों जाता। यदि मैंने श्यामलाल जी के घर एक दिन खाना खाया है तो इस बात का कसूरवार मैं कैसे हो गया? मैं भी कब तक भूखा रहूं? आखिर दिल तो मेरा भी करता है भरपेट स्वादिष्ट खाना खाने का। अगले दिन सुबह राम प्रसाद जी जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उन्हें स्वादिष्ट खाने की महक आने लगी। देखा तो दोनों बहुएं रसोई में एक साथ खाना बना रही थीं। एकाएक उन्हें याद आया, आज तो जानकी की बरसी है। आज के दिन ही तो जानकी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। आज जानकी की पसंद का सारा खाना तैयार किया जा रहा था। भरवा बैंगन की सब्जी, हलवा पूरी और खीर बनाई जा रही थी। दही भल्ले और दाल की कचौड़ी भी बनाई गई थी। जोर शोर से सारी तैयारियां की जा रही थीं। रिश्तेदारों और आस पड़ोस वालों को भी बुलवा भेजा गया था। बहू, मेरे लिए 1 कप चाय तो बना दो। राम प्रसाद जी ने छोटी बहू को आवाज लगाई। कुछ देर रुक जाइए बाबूजी, अभी बहुत काम है, कहकर छोटी बहू ने उन्हें टाल दिया। राम प्रसाद जी कुर्सी पर बैठकर अपनी चाय का इंतजार करने लगे। 2 घंटे बीत गए थे लेकिन बहू ने उन्हें चाय तक ना दी। भूख से परेशान होकर उन्होंने बड़ी बहू को आवाज लगाई, बड़ी बहू, मेरे लिए 2 रोटी ही बना दो, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ये सुनकर बड़ी बहू तो जैसे तैयार बैठी थी उन्हें बातें सुनाने को। बाबूजी, ऐसा भी क्या आग लगी है पेट में जो कुछ समय रुक नहीं सकते? देख तो रहे कितना काम है हमारे पास। अब एक ही बार खाना खाइएगा, इतना तो सोचिए कि पंडित जी को खिलाने से पहले आप खाना कैसे खा सकते हैं। अरे तो 1 कप चाय ही दे दो, कुछ तो तृप्ति हो जाएगी। राम प्रसाद जी की ये बात सुनकर बड़ा बेटा जो वहीं पर पंडित जी के लिए आसन लगा रहा था गुस्से में बोला, बाबूजी, आपको समझ नहीं आता कि पहले पंडित जी को खाना दिया जाएगा, उसके बाद कोई और खाएगा। लेकिन बेटा, अभी तो दोनों बहुओं ने अपने बच्चों को खाना खिलाया है और फिर मैं तो केवल चाय ही मांग रहा हूँ। इस पर छोटा बेटा जो अपनी माँ की तस्वीर पर चढ़ी माला को ठीक कर रहा था कहने लगा, बाबूजी, अगर बच्चों ने खाना खा भी लिया तो क्या हुआ? आप हर समय शिकायतें क्यों करते रहते हैं? अपमान के घूंट पीते हुए राम प्रसाद जी चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। कुछ देर बाद सभी 11 पंडित खाना खाकर चले गए और सारे मेहमान भी आने लगे थे। लेकिन राम प्रसाद जी को अभी तक किसी ने खाना नहीं दिया था। सोचने लगे, हाय रे विधि के विधान, ये कैसा दस्तूर है कि जीते जी तो अपने बुजुर्गों को ये लोग पूछते नहीं कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं, लेकिन मरे हुए व्यक्ति की पसंद की चीज़ें बनाई जा रही हैं और पंडितों को खिलाई जा रही हैं। मन ही मन सोचने लगे कि काश इंसान अपने बुजुर्गों के जीते जी सेवा कर पाए। आज उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी छोटे बेटे ने आवाज़ दी और उनके हाथ में खाने की थाली थमाते हुए कहा, लीजिए, खा लीजिए खाना। जैसे ही राम प्रसाद जी भोजन का पहला निवाला मुंह में डालने लगे
तो बेटे ने उनकी आंखों में आंसू देखे और कहने लगा, पिताजी, यहाँ सभी मेहमान आए हुए हैं और आप यहाँ बैठे सबके सामने आंसू बहाकर तमाशा कर रहे हैं। यदि ये सब करना है तो अपने कमरे में जाकर बैठिए। सबके सामने हमारी नाक कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राम प्रसाद जी के सब्र का बांध अब टूट चुका था। अचानक ही पेट की भूख गायब हो गई और अपने बेटे के हाथ में वापस थाली थमाते हुए जोर से बोले, नहीं चाहिए मुझे ये बेइज्जती भरा खाना। काश मैं भी अपनी पत्नी के साथ ही चला जाता तो अच्छा होता। ऐसे जिल्लत भरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है। राम प्रसाद जी की ये बातें सुनकर दोनों बेटे और बहुएं उन्हें गुस्से से देख रहे थे, लेकिन आज बाबूजी डर कर बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने कहना शुरू किया, 2 बेटे और 2 बहुएं होने के बावजूद भी मुझे भरपेट खाना नहीं खिला सकते, और यदि 1-2 दिन मैंने अपने दोस्त के घर खाना खा लिया तो उसमें भी तुम्हारी नाक कट गई। इस पर भी जो जली कटी बातें तुम्हारी पत्नियों ने मुझे सुनाई हैं वो अभी तक मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही हैं। और मेरा यकीन मानो बेटा, उस दिन वाकई में भूख से मरा जा रहा था। ये सुनकर बेटों को एक झटका सा लगा कि उनके होते हुए उनके पिताजी पड़ोसियों के यहाँ खाना खा रहे हैं। बहुओं की तरफ देखते हुए राम प्रसाद जी बोले, कभी आज तक तुम लोगों ने मेरी मनपसंद सब्जी बनाकर खिलाई है? मुझे बेटा, मेरा शरीर जरूर बूढ़ा हुआ है लेकिन मन नहीं। आज भी खाने पीने को तरसता हूँ। मैं तुम अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरी करना जानते हो, उनके पसंद का खाना उन्हें खिलाना जानते हो, लेकिन मेरी इच्छाओं का क्या बेस्वाद खाना भी ऐसे पकड़ाती हो जैसे मुझ पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। सुबह उठकर 10 बार चाय मांगता हूँ तब जाकर कहीं चाय मिलती है मुझे, और वो भी उबले हुए पानी जैसा स्वाद आता है। 3 वक्त की रोटी तो हर एक इंसान की आवश्यकता होती है, न तुमने उसे भी 2 वक्त की रोटी में बदल दिया ताकि तुम्हें सहूलियत हो सके। जितना खाना तुम मुझे देते हो उससे भी मैं भूखा रह जाऊं तो मैं कैसे जीऊँगा? तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ बेटा कि मैं अपनी पूरी पेंशन इस घर में देता हूँ, कोई मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ रहा। और इसके बावजूद इतना अपमान, इतनी बेइज्जती, अपनी माँ की बरसी तो तुमने आज खूब मनाई, लेकिन मेरी एक इच्छा है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस इच्छा का मान रखो। मेरे मरने के बाद मेरी बरसी मनाने की या मेरा श्राद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इसके बाद वे कुछ न बोल पाए। राम प्रसाद जी के मुंह से ये सब बातें सुनकर दोनों बेटों और बहू की आंखें शर्म से झुक गईं। श्यामलाल जी, जो राम प्रसाद जी की भावनाओं को अच्छी तरह समझते थे, उनके बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, यही बात तो तुम लोग नहीं समझते कि जीते जी माँ बाप को अच्छा खाना खिलाएं। यदि जीवित व्यक्ति को खिलाकर संतुष्ट नहीं किया तो मरने के बाद उनकी बरसी पर उनका मनपसंद खाना ब्राह्मणों को खिलाने का क्या फायदा? इंसान के मरने के बाद पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को खाना खिलाने का महत्व तभी है जब जीते जी तुम लोग अपने बुजुर्गों की आत्मा को खुश रख सको। बेटा, 1 हो या 2, आखिर फर्ज तो उनका बनता है कि वो अपने माता पिता के खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। अपने बड़े बुजुर्गों की ये बातें राम प्रसाद जी के दोनों बेटों के दिल को झकझोर रही थी। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे और आंखों में पछतावे के आंसू। अपने द्वारा किए गए व्यवहार के बारे में सोच सोचकर वे शर्म से जमीन में गड़े जा रहे थे। इससे भी ज्यादा ये बात उन्हें खाई जा रही थी कि उनकी लापरवाही के कारण पिताजी को अपने दोस्त के यहाँ जाकर भोजन खाना पड़ रहा था। सभी मेहमानों के जाने के बाद दोनों बेटों ने पिताजी के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी और अपनी अपनी पत्नियों को आदेश दिया कि माँ पिताजी का जो कमरा उन्होंने बच्चों को दे दिया था उसे खाली करके उसमें पिताजी का सामान वापस रखा जाए और पिताजी के खाने का खास ध्यान रखने की हिदायत दी। आज राम प्रसाद जी अपने कमरे में डबल बेड पर बैठे हुए टेलीविज़न देखने का आनंद ले रहे थे और स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा रहे थे। किसी ने क्या खूब कहा है कि सारी ज़िंदगी घूम लिया जन्नत की तलाश में, तलाश तुरंत ख़त्म हो जाती अगर 2 पल बैठ जाता अपने माँ बाप के पास में। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, यानी कि पारिवारिक कहानियाँ। परिवार में जैसे कि ये सब बातें होती रहती हैं तो हमें भी इससे आगाह होने का मौका मिलेगा। तो ज़रूर से ज़रूर कहानियाँ सुने, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।